हिंदी दिवस की सभी को शुभकामना। 14 सितंबर 1949 को इसी दिन संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। साथ में इस बात का उद्देश्य निर्धारित किया गया कि भारत में हिंदी को तेजी से प्रसारित किया जाएगा और संप्रेषण के माध्यम के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। वस्तुतः हिंदी भारत में केवल एक भाषा या अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, ये जीवन की कला है, ये संस्कृति है, विरासत है, गौरव है, अभिमान है। यदि परम पूज्य राम प्रसाद बिस्मिल जी के शब्दों में देखें, जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत कुछ लिखा है, उनकी पंक्तियां सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन हिंदी के लिए उन्होंने लिखा है, लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी लिखूं हिंदी, चलन हिंदी चलो हिंदी, पहरना ओढ़ना खाना। अर्थात हिंदी केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, एक साधन है, संस्कृति है। हमारे क्या हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, क्या सोचते हैं, किस प्रकार की हमारी संस्कृति है, हमारा संबंध समाज में किस प्रकार से पूर्वजों या अग्रजों से या छोटों से बनता है, इन सभी चीज़ों का निर्धारण हमारे इस भाषा से होता है। अर्थात ये भाषा हमारी गौरव है, अभिमान है, ये जीवन की धारा है और कहने के लिए ये भारत माता के ललाट की बिंदी है हिंदी। तो हिंदी केवल एक भाषा नहीं है। यदि हिंदी के विकास को देखें तो संस्कृत से विकसित हुई है हिंदी, लेकिन वस्तुतः इस संपूर्ण उत्तर भारत के या पश्चिमोत्तर भारत भी, इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी हम शामिल करेंगे, इस भौगोलिक प्रदेश पर रहने वाले लोगों को सिंधु, लेकिन चूंकि वो स का उच्चारण ह करते थे इसलिए हिंदू कहा गया, और हिंदू जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसे हिंदी कहा गया। अर्थात हिंदी सांस्कृतिक परिचय का यहाँ भी एक आधार था। यदि भारत में राष्ट्रवाद के विकास को देखें तो 1857 के विद्रोह या उसके पहले भी कई भारत में विद्रोह हुए। उन विद्रोहियों ने खासकर उत्तर भारत में हिंदी भाषा या इससे संबंधित भाषा का प्रयोग करके राष्ट्रवाद के विकास को तेजी से प्रसारित किया। 57 के विद्रोह के बाद हम देखें तो उदारवादी या उग्रवादी या जो क्रांतिकारी थे या उसके बाद गांधीवादी आंदोलनकारी थे, उन सभी ने कहीं ना कहीं भाषा का प्रयोग किया। लेकिन हिंदी भाषा का सर्वोत्तम प्रयोग राष्ट्रवाद के विकास में हम गांधी के उदय के साथ देखते हैं। एक प्रसंग जो दिल्ली विश्वविद्यालय में कई बार चर्चाओं में आता है, जिस पे कहा गया कि उदारवादी वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, एलीट थे, कोई पत्रकार था, कोई बड़ा वकील था, कोई जमींदार था, कोई उद्योगपति था, लेकिन जब भी वो कांग्रेस में आते थे तो वो भाषण देते थे ब्रिटिशर्स के विषय में कि ब्रिटिशर्स आर वर्किंग लाइक द पैरासाइट। इसका हिंदी अनुवाद भी यही बताया जाता था कि अंग्रेज एक परजीवी की तरह कार्य करते हैं, और भारत का जनमानस वास्तविकता में व्यवहारिक रूप से इसको समझने में असक्षम हो जाता था कि ये परजीवी क्या होता है। लेकिन जब गांधी आए तो उन्होंने भारत के नब्ज को पकड़ा, भारत को जाना। उन्होंने एक लाइन में कहा, अंग्रेज पिशाच की तरह कार्य करते हैं, वो सबसे प्रिय का ही खून पीते हैं, और यदि खून पीते हैं तो उससे ज़्यादा खतरनाक कौन हो सकता है। समझिए भाषा और खासकर हिंदी भाषा का प्रयोग। इसलिए गांधी जहाँ भी गए, यदि तमिलनाडु में या कर्नाटक में या कहीं भी जो आंचलिक स्तर पे कांग्रेस की मीटिंग्स होती थी, उसमें गांधी अक्सर कहते थे आप स्थानीय भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि जब तक आप स्थानीय भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक जनमानस को वो बात समझा नहीं पाएंगे जिसको समझाने आप आए हैं। तो राष्ट्रवाद बस एक बिखरा हुआ राष्ट्रवाद रह जाए। यदि विश्व में हम तुलना करें तो विश्व की कुल जनसंख्या का प्रत्येक 5 में से 1 व्यक्ति हिंदी बोलता है, और 3 से तुलना करें तो 3 में से 1 व्यक्ति हिंदी को समझता है। अर्थात वैश्विक स्तर पे कितनी प्रचलित भाषा है, लेकिन हम इसका प्रयोग बड़ी सीमित प्रकार से करते हैं। और ये सांस्कृतिक अंतराल इसलिए भी आ गया है क्योंकि अंग्रेजी भाषा को हम एक फैशन या आधुनिकता के तौर पे लेने लगे हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा कंप्यूटर के भाषा के अंतर्गत भी उस प्रकार से सटीक नहीं है जितना सटीक हिंदी या संस्कृत है। सिंपली आपने सुना भी होगा, साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है, जब वो साइलेंट ही है तो फिर है क्यों, या उसके प्रोनाउंसिएशन में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। बट हिंदी में जो हम लिखते हैं लगभग उसी प्रकार का प्रोनाउंसिएशन भी होता है, अर्थात उसका उच्चारण भी हम वही करते हैं। हिंदी के विकास की प्रक्रिया में हम देखेंगे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जिसे कलम का सिपाही कहा जाता है, उनके नॉवेल्स को आप पढ़िए। आजकल यूपीएससी के सिलेबस में भी सोशल इश्यूज़ है, हम उसको पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप इन उपन्यासों को पढ़ते हैं तो समाज को समझने की आवश्यकता नहीं होगी। मुंशी प्रेमचंद ने खासकर ग्रामीण जीवन के विषय में जो समझाया है, आज भी उतना ही सत्य है वो। हालांकि परिस्थितियाँ काफ़ी तेजी से बदली हैं। अपनाला के राम की शक्ति पूजा को पढ़िए, जिस समय उन्होंने लिखा था उससे ज़्यादा प्रासंगिक वो आज है
और मैं यह भी दावा कर सकता हूं कि आज से 50 वर्षों के बाद वो और ज़्यादा प्रासंगिक होगा, क्योंकि शक्ति संतुलन की अवधारणा को राम के शक्ति पूजा में कवि ने जिस प्रकार से लिखा है, समझाया है, बड़ा ही व्यवहारिक है और प्रासंगिक है। इसके अलावा श्री लाल शुक्ल का आप देखिए राग दरबारी। यदि आप छोटे आंचलिक शहरों में रहे हैं तो और बसों में यात्रा आपने की है तो वहाँ का मनोविज्ञान क्या होता है, छोटे चाय के दुकान वाले का मनोविज्ञान क्या होता है, समाज के किस प्रकार के किस वर्ग को किस प्रकार से देखते और वो क्या सोचते हैं, आपको लगेगा जैसे आप फिल्म देख रहे हैं यदि आप राग दरबारी को पढ़ें। या गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का, अज्ञेय का शेखर एक जीवनी, ऐसे कई उपन्यास हैं, अब नाम गिनाना मुश्किल है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे सागर से एक आध बाल्टी निकालना। हिंदी साहित्य भरपूर भरा हुआ है श्रृंगार से, रस से। इसे हमें समझने की और व्यवहार में लाने की जरूरत है, तभी हिंदी दिवस को हम सफल भी बना सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद से हिंदी दिवस मनाने की प्रक्रिया का तो प्रारंभ हुआ, विशेषकर 49 के बाद से, लेकिन हिंदी एक उपेक्षित भाषा के रूप तौर पर आई। हम लाख चर्चा करते रहे परंतु प्राथमिकता हमेशा अंग्रेजी को दिया गया। अंग्रेजी को आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया, वही हिंदी को बैकवर्डनेस का, पिछड़ेपन का। यहाँ पर मैं यूपीएससी से भी एक आग्रह करूंगा, भारत की एक प्रमुख संवैधानिक संस्था है, इनके ईमानदारी और कार्यशैली पे अभी तक कोई प्रश्न नहीं लगा है, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि इंग्लिश को प्राथमिकता देते हैं, चलिए चलेगा, लेकिन आप अच्छे ट्रांसलेटर तो ढूंढ ही सकते हैं। आयरन प्लांट, इसका मर्म या भाव देखें तो इस्पात उद्योग होगा, लेकिन ट्रांसलेशन में हो जाता है इस्पात का पौधा। और यहाँ हिंदी वाले इसका विश्लेषण भी कुछ और करने लगेंगे कि जलवायु परिवर्तन का युग है, आगे हो सकता है वनस्पति इसी प्रकार के हों। मतलब कहने का ये भाव है कि यूपीएससी इसके प्रति बहुत गंभीरता से विचार करे। अच्छे ट्रांसलेटर्स भारत में उपलब्ध हैं, प्रत्येक राज्य में उपलब्ध हैं, आप उनको खोजें, ढूंढें और लेकर आएँ, क्योंकि प्रत्येक वर्ष यूपीएससी पे लांछन लगता है कि ट्रांसलेटर ने इस प्रकार की गलती इस प्रकार के इस क्वेश्चन में किया है, जिसके कारण परीक्षार्थी का भविष्य भी कई बार एक क्वेश्चन से भी कई बार वो पीटी फेल कर जाते हैं। तो यहाँ पर यूपीएससी या कोई भी इस प्रकार की संवैधानिक संस्था है, इस पर गंभीरता से विचार करते हुए। हिंदी कवि मोटिवेशन के लिए भी बड़े अनूठे हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। यहाँ मधुशाला का तात्पर्य ठेका नहीं है, आपका वो उद्देश्य है जिसकी पूर्ति के लिए आप गहन कार्य करते हैं, जैसे यूपीएससी के परीक्षार्थी आईएएस बनने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो बीत गई सो बात गई, अंबर के आनंद को देखो, कब टूटे तारों पर अंबर शोक मनाता है। अर्थात हमें बीते हुए बातों पर अफसोस के बजाय भविष्य को देखना चाहिए। और बहुत व्यवहारिक प्रकार से कवि ने इस प्रक्रिया में इसको समझाया है। या हम लोग जब पढ़ते थे तो पथ की पहचान या गेहूं और गुलाब, ये सब हिंदी के कुछ अच्छी कविताएं या ऐसी कहानियां थी जो आज तक हमारे मन मस्तिष्क पे टिकी हुई है। और अंत में दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पेश करूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग तो आग जलनी चाहिए। हिंदी दिवस की फिर से सभी को शुभकामना। धन्यवाद।